तो अभी हम लोग देख रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। तो रासायनिक साम्यावस्था देखने से पहले आपको रिएक्शन अभिक्रिया के बारे में देखना पड़ेगा। तो अभिक्रिया जो है ना वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, दूसरा होता है रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये नाम है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये इरिवर्सिबल है क्या। तो मैं इसमें बोल रहा था ऐसे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में जाता है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, केवल आगे के तरफ जाता है, तब हम बोलेंगे अच्छा वो कैसा है, इरिवर्सिबल है। मैं लिख देता हूं, फिर से आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ऐसे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा डायरेक्शन, ऐसे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा डायरेक्शन में जाती है उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। फिर से, ऐसा अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में जाती है उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। अभी से नहीं समझेगा, हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मैं बहुत सारा एग्जाम्पल बताने वाला हूं, सुनिए। पहला, CaCO3 का टूटना, मतलब पहला है विघटन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया जिसका इंग्लिश नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इसको बोलते हैं विघटन, तोड़ना, टूटना। जैसे CaCO3 हो गया, इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे तो ये टूट जाएगा, CaO प्लस CO2, और CO2 अगर यहाँ से गायब हो जाए तो कभी भी इस रिएक्शन को हम लोग विपरीत दिशा में नहीं भेज सकते, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं भेज सकते हैं। तब हम लोग बोलेंगे अच्छा ये जो रिएक्शन है वो केवल एक ही दिशा में जा रहा है, और ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा, और भी बहुत सारा, जैसे HCl है, हम लोग तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा H2 प्लस Cl2, H2 यहाँ से गायब हो जाएगा, गैस है, ये भी गैस है, उड़ जाएगा यहाँ से। अगर उड़ गया तब हम रिएक्शन को कभी भी विपरीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि H2Cl2 हमारे पास रहेगा तभी तो पीछे जाएगा। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरा प्रकार, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। सर एक मिनट, जो बोले हैं उसको पीछे नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे CaCO3 जो बना है वो CaO बना है CO2, ये टूट गया है, टूट गया। मान लो अगर CO2 उड़ गया तो हम लोग कभी पीछे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर ये बंद कंटेनर में रहेगा, बंद कंटेनर में रहेगा, बंद बर्तन में रहेगा तो हम लोग कर पाएंगे, अगर बंद बर्तन में नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगला, कंबशन रिएक्शन, इसका हिंदी है दहन अभिक्रिया। एक सेकेंड, बार बार एक बच्चा फोन कर रहा है, उसको समझना चाहिए ना। दहन अभिक्रिया, तो दहन अभिक्रिया जैसे CH4 को O2 के उपस्थिति में अगर जला दिया जाए तो ये बन जाएगा CO2 और H2O। तो मीथेन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर
CO2 और H2O देता है। तो कभी भी हम लोग ऐसा नहीं हो सकता है कि CO2 और H2O मिला के CH4 बनाए। चाहे दूसरा पेपर, अगर एक पेपर हो गया और इसको O2 के उपस्थिति में जला दिया जाए तो बनेगा CO2 और H2O। तो ऐसा थोड़ी ही है कि CO2 और H2O लाके पेपर बनाएंगे, नहीं। अपने पास पेट्रोल डीजल केरोसिन है, उसको जला देंगे तो CO2 H2O बन जाएगा। तो ऐसा थोड़े है कि CO2 H2O को यूज करके हम लोग पेट्रोल डीजल बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं। तो जो भी कंबसन रिएक्शन होता है, दहन अभिक्रिया होता है, तो हम लोग बोलते हैं वो सारे जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तीसरा प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और इसका हिंदी है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया सबसे आसान तरीके से आप समझेंगे, दूध को फाड़ना, दूध का फटना। ये जो दूध जो फटता है ना, वो प्रिसिपिटेशन अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि अच्छा दूध को फाड़ देंगे फिर से हम लोग दूध बनाएंगे, नहीं बन सकता है। तो ऐसे रिएक्शन अवक्षेपण रिएक्शन कहलाता है। और दूसरा बताता हूं, AgNO3, माइक ऑफ रखे। AgNO3 जब HCl से रिएक्शन करता है तो ये बनता है AgCl प्लस, ये बनेगा HNO3, माइक ऑफ रखो ना। AgCl का ये अवक्षेप बन गया। तो ये जो अवक्षेप बन गया, अब हम इसको कभी भी पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते हैं। तो हमको याद रखना है कि जो भी अवक्षेपण रिएक्शन है, जो भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, वो सब इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैं एक एक करके, हाँ 10th में हम लोग पढ़े थे कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण कहते हैं, लेकिन अवक्षेप क्या है? अवक्षेप मतलब सॉलिड मास, जो ठोस बन जाता है। जैसे दूध को फाड़ते हैं तो सॉलिड नहीं बन जाता है, तो उसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। दूसरा भी है, आपको दिख जाएगा। अगर आप लाल कपड़ा पे क्या करेंगे, एक एक करके, एक एक करके, तो एक जैसे लाल कपड़े पे अगर हम लोग एसिड डाल देंगे तो उसका भी अवक्षेप बनता है, लेकिन वो अवक्षेप बनेगा, गायब हो जाएगा। तो ये अवक्षेप का मतलब होता है वो रिएक्शन करके एक अलग ही पदार्थ बना दिया है, और जो सॉलिड भी हो सकता है या थोड़े समय के बाद गायब भी हो जाता है, लेकिन उस रिएक्शन को हम लोग पीछे नहीं कर पाते हैं। AgNO3 का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये तो कंपाउंड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अभी हम चौथा रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक्चुअली एक कॉमन नाम है। अगर किसी ने आपसे पूछा अच्छा बताओ कंबसन रिएक्शन का क्या है, तो हम बोलेंगे अच्छा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि लकड़ी को जला देंगे CO2H2O बन जाएगा। तो हम कभी भी CO2H2O से लकड़ी नहीं बना सकते हैं। माइक ऑफ रखो ना, माइक ऑफ रखो, मैं रिपीट कर रहा। लकड़ी को जला देंगे तो CO2H2O बन जाएगा, लेकिन CO2H2O से हम लोग लकड़ी बनाएंगे, कभी नहीं बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अवक्षेप बन गया, दूध को फाड़ देंगे, अवक्षेप बन जाएगा। तो उस अवक्षेप से, जैसे हम लोग जो पनीर बोलते हैं, वो पनीर उसी से बनाते हैं। तो ऐसा थोड़े है कि पनीर से हम लोग दूध बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं। इसके पहले बताया था आपको कंबसन रिएक्शन। तो एक बार हम किसी चीज को जला देंगे, फिर से हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। पहला बताया था टूटना, जैसे किसी को तोड़ देंगे फिर से जोड़ने जाएंगे तो नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब कुछ कुछ रिएक्शन को जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर ओपन खुले बर्तन में गर्म किया जाए, जैसे CaCO3 को जब हम लोग खुले बर्तन में इसको हीट कर देंगे, एक सेकेंड, हाँ CaCO3 को खुले बर्तन में हीट कर देंगे तो CO बनेगा और CO2 यहाँ से गायब हो जाएगा। CO2 एक बार गायब हो जाएगा तो हम लोग इसको पीछे नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं डाउट के लिए समय दूंगा, एक बार सुनते चलिए।
ऐसे किसी को डाउट है सीरियसली तो पूछ सकते हैं। चलिए चौथा है न्यूट्र हाँ जब लकड़ी को जलाया जाता है तो उसमें से जल कैसे निकलता है? हर एक पदार्थ में कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन जब O2 के कांटेक्ट में आएगा तो CO2 और H2O ही बनता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था जो भी जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में H2O बनता ही बनता है। आप देखेंगे कोई लकड़ी जलता है तो आपको दिखे जैसे धुआं निकलता है, धुआं में क्या है, मॉइस्चर होता है। धुएं को अगर हाथ से टच करेंगे तो भीग जाएगा हाथ। तो कोई भी जैसे आपको यहाँ पे रिएक्शन लिख के बताया था, एक सेकेंड कोई आया। तो जैसे CH4 है, O2 से रिएक्शन करा देंगे तो CO2, H2O तो बन रहा है ना। तो जब H पानी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो पानी बना रहा है ना। चलिए एक सेकेंड। तो अभी हम लोग फोर्थ रिएक्शन देखने जा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है। मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसका जो रिएक्शन होगा वो कभी भी ये नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। बाकी तीनों का रिवर्सिबल होता है। तो अभी स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल, प्रबल लवण और प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल। सर प्रबल अम्ल होगा। हाँ सॉरी, प्रबल प्रबल अम्ल। हम्म तो प्रबल अम्ल, अब आप बहुत लोग को टेंशन हो जाएगा कि हमको कैसे पता चलेगा प्रबल अम्ल कौन सा होगा, प्रबल क्षार कौन सा होगा। तो ये आगे का टॉपिक है, अभी मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल बता रहा। जैसे HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे HCl और NaOH से तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। और एक बार न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर से हम लोग इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो उदासीनीकरण है, लेकिन कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के बीच का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, उदास ये होगा, इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एसिड जैसे H2SO4 हो गया, और इसके जगह पे अगर मैं ले लूं MgOH का होल ट्वाइस तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। ये सब रिएक्शन में पढ़ा दिया था। एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। टेंशन नहीं, जिनको कल मैं एक्स्ट्रा भी एक और भी क्लास लगाऊंगा, जिनको पीछे का डाउट होगा पूछते रहिएगा जो भी टॉपिक, और मैं 2-2 घंटे भी पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं। तो एक टाइम पे पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स, एक टाइम पे पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम। H2SO4 ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, MgOH के होल ट्वाइस ए स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो बन गया सॉल्ट, यानी ए बन गया लवण और ए बन गया जल। तो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन है, इरिवर्सिबल है, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एक और लास्ट बताता हूं आपको, पांचवा टाइप रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स जो रिएक्शन है, और वो भी रेडॉक्स रिएक्शन में कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो
जैसे चलिए जिंक ले लिया और H2SO4 ले लिया, तो आप मेटल और एसिड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो जिंक जो है H2 को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ये बन जा रहा है ZnSO4 प्लस H2। जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। यह दूसरा जिंक प्लस CuSO4, तो जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है। अगर किसी को टेंशन होगा हमको कैसे पता चलेगा, तो मैं फिर से बताऊंगा। तो ये बनेगा जिंक और SO4 में रिएक्शन होगा तो बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो जो विस्थापन अभिक्रिया है वो होता है कि जब एक अधिक क्रियाशील पदार्थ दूसरे अक्रिया या कम क्रियाशील पदार्थ को बाहर निकाल देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये आपको ध्यान देना है। 5 प्रकार का जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। ऐसा अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में जाता है, अपने विपरीत दिशा में नहीं लौटता है, तो या ऐसे रिएक्शन जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल आगे की तरफ जाता है, वैसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। तो इसके हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिया। चलिए।